और भी चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी या प्रसन्नता का वातावरण की सरकार अच्छा काम कर रही है। तो इस चुनाव में आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा वातावरण, मतलब ना सरकार को लेके नाराजगी है, न सरकार को लेके गुस्सा है, और न ही बेहद प्रसन्नता का वातावरण है। ये दुर्ग संभाग की स्थिति है यशवंत जी। ये 10 बीजेपी की जो सीटें हैं, ये दुर्ग जिले वाली सीट है कि राजनांदगांव जिले की सीट कुछ भी हो सकता है यशवंत। कल हम बैठेंगे तब बैठेंगे जी, तब उस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये बात सही है कि दुर्ग संभाग की अधिकांश सीटों जो है, अधिकांश सीटों में पेच फंसा हुआ है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अरविंद नेताम की पार्टी जो है हर विधानसभा में 4 से 5 हजार वोट ले जा रही है, ऐसा उनका कहना था। बस्तर में आप भी मैदान में हैं जी, आपको भी 4-5 हजार हर विधानसभा में मिलने का अनुमान है। कम्युनिस्ट जो लड़ रही है, सीपीआई जो लड़ रही है, उनके समर्थित पार्टी उनके जो लोग लड़ रहे हैं, गुड़वाना पार्टी है, बहुत करीब का मुकाबला है जी, एकदम कांटे की टक्कर है जी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ, बहुमत मिलेगी किसी एक पार्टी को, उसका बहुमत का आंकड़ा 48 से 52 हो सकता है। 46 है छत्तीसगढ़ में, जादवी आंकड़ा बहुमत का 46 है। और लेकिन कोई एक पार्टी अगर जीतेगी तो 48 से 52 के बीच, 48 से 52 के बीच होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। नमस्कार, जय जोहार। जिस तारीख का इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। और सबसे ज्यादा इंतजार 3 तारीख से ज्यादा जो लोगों का था, वो था आज 30 तारीख, 30 नवंबर की शाम 6 बजे कि भैया 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आने वाला है। एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो हम भी सोचे क्यों ना आपको एग्जिट पोल बता देते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सीन क्या बन रहा है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या है। एग्जिट पोल को लेकर लोगों की लगातार कैसे रहते हैं, और हम लोग भी लगातार ग्राउंड पे गए, वहाँ से रिपोर्ट्स लेकर आए। हमारे सोर्सेज थे, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, लोगों से सर्वे किए, लोगों से सर्वे करने के बाद लोगों का अनुमान जाना। तो आज आलोक तिवारी जी फिर से एक बार मौजूद है आप सबके बीच में, जो लगातार आपको सबसे सटीक और सबसे सही आकलन के साथ रिपोर्ट बताते हैं और जानकारी देते हैं। तो इस बार एग्जिट पोल क्या कहता है छत्तीसगढ़ का, भिलाई टाइम्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रही वीडियो में पूरे 90 सीटों के बारे में, यानी कि 90 सीटों में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं वो हम आपको बता देंगे। कहाँ कितनी क्लोज फाइट है ये भी हम आपको बता देंगे। आलोक जी, आपका स्वागत है फिर से। और आप गमछे में बड़ा अलग ही देसी अंदाज में, अलग ही लुक है। यशवंत, शहर छत्तीसगढ़ का मौसम पिछले 3-4 दिन से जो चेंज हुआ है जी, राजनीति का मौसम भी उतना ही बदला हुआ जी। है, और उसका जो है सीधे सीधे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। बिल्कुल। और हम इतनी तेज सर्दी है कि इस गमछे का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसा दिखता है जी। दरअसल एग्जिट पोल की परंपरा जो है काफी सालों पुरानी है यशवंत, और मुझे ध्यान है TN शेषन साहब ने इस पे बैन किया, इसलिए ये सब राज्यों के चुनाव निपटने के बाद इसको जारी किया जाता है। क्योंकि लोगों के मन में सवाल था कि भैया हमारे 17 तारीख तक चुनाव निपट गए, अब तो जारी कर देना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, ऐसा है ना। लेकिन दूसरे राज्य के परिणाम प्रभावित ना हो, इसकी हवा वहां तक ना जाए, हवा दूसरे राज्यों में ना जाए, इसलिए इसको एग्जिट पोल को भी प्रतिबंधित किया गया। और सभी जिन राज्यों में, जैसे फेज पे 5 राज्यों का चुनाव है, आज तेलंगाना का कंप्लीट है, निपट जाए, आज तेलंगाना की निपट जाएगा, तो शाम 5 बजे के बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया जाता है। एग्जिट पोल पूर्वानुमानों के आधार पे जो सर्वे की एजेंसियां होती हैं, वो अपने अपने स्तर पे सर्वे करती हैं, लोगों से राय, ये सब मतलब बहुत सारे डाटास इकट्ठा करने के बाद कि सरकार की उपस्थिति कैसी है, सरकार अच्छा काम की, बुरा काम की, मतदाताओं ने किस आधार पे वोट किए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक अनुमान का खाका खींचा जाता है, और उस अनुमान के आधार पे एग्जिट पोल दिया जाता है। एग्जिट पोल कोई बहुत सही हो जी, ये भी कोई जरूरी नहीं है जी, और एकदम गलत हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। आपने पिछले अपने 2018 के विधानसभा चुनाव के दरमियान भी आपने देखा होगा कि जो एग्जिट पोल आए थे लगभग सभी फेल हो गए थे जी। केवल आज तक ने जी 55 से 65
आज तक एक्सिस, आज तक और एक्सिस माई इंडिया जी दोनों ने मिलकर 55 से 60 सीट, 55 से हाँ 65 सीट 65 सीट उन्होंने कांग्रेस को दी थी। जी बाकी सारे एग्जिट पोल के सर्वे भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह की सरकार फिर से बनती दिख रही थी, जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी कांग्रेस ने 68 सीट उस समय जीती, जी 15 पे भाजपा आ गई थी और 7 सीट पे जोगी और बसपा मिलाकर के 7 सीटें जी थी। बसपा भी जीती थी और जोगी कांग्रेस ने, तो टोटल 7 सीटें जी थी। अभी जो 2023 में अपने यहाँ चुनाव हुआ है यशवंत, वो चुनाव का परिदृश्य किसी भी दूसरे चुनाव से एकदम अलग हुआ है। 15 साल की सरकारें थी, रमन सिंह की सरकार थी जो 18 में उसको लेकर के नाराजगी, कांग्रेस के वादे, इन तमाम को लेकर के 68 सीट हो गई थी। और भी चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी या प्रसन्नता का वातावरण की सरकार अच्छा काम कर रही है। तो इस चुनाव में आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा वातावरण, मतलब ना सरकार को लेके नाराजगी है, न सरकार को लेके गुस्सा है, और न ही बेहद प्रसन्नता का वातावरण है कि लोग कांग्रेस को एक तरफा वोट मार दिए, ऐसी कोई स्थिति देखने में नहीं आई है। या भाजपा के पक्ष में एकदम कोई लहर चल रही हो, परिवर्तन की कोई आंधी हो, दनादन कमल बोले, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं पूरे प्रदेश में 90 सीटों में देखने को कहीं भी नहीं मिली। जो चुनाव के समय इश्यूज आए भाई, चुनाव के 6 महीने पहले आम लोगों की में भी ये चर्चा थी कि कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार फिर से बन जाएगी। उसकी वजह था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा था वो कमजोर पड़ गया था। हार की निराशा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो सक्रिय हुआ और 6 महीने में जो संगठन के स्तर पे बदलाव किए और नीचे से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना जो शुरू किया, उसका व्यापक असर इस चुनाव में देखने को इसके लिए सभी लोग लगे थे, चाहे वो अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, जयमाल साहब, माथुर साहब। कांग्रेस केवल भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी है, भले घोषित न की हो कि ये सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन भूपेश बघेल जी अकेले इस मैदान में दिखे। राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो शीर्ष नेतृत्व रहे, बैकअप के तौर पे आते रहे जी। लेकिन पूरा फेज जो है इलेक्शन का भूपेश बघेल ही रहे। सभा में लोग भूपेश बघेल को सुनने आते थे जी। राहुल प्रियंका की सभा में भी भूपेश से सुनना चाहते कि पहले भूपेश बघेल बोलते थे, उसके बाद ही बाकी लोगों को सुनते थे। मतलब कई बार तो स्थिति आती थी कि भूपेश बघेल जी का भाषण खत्म हो रहा है और लोग उठ के निकलने लगते थे। सभा में देखा है कई सभा में कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सोमनी राजनांदगांव के पास जो सभा हुई थी, मतलब भूपेश बघेल जी को बोलना पड़ा कि आप लोग बैठो जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। तो ये सीन था। और देखिए 2018 के बाद भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तो 10 दिन में कर्ज माफी हुआ, यशवंत एक बड़ा फैक्टर था। किसान इशू में थे, किसानों का मुद्दा जीवित था, और किसानों के प्रति जो भूपेश बघेल के प्रति जो विश्वास है वो आज भी कायम है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक विषय है महतारी, जो महिलाओं को महतारी वंदन सीधे तौर पे लाभ देना है, 12,000 पर बीजेपी ने अच्छा काम किया है इसमें। हालांकि कांग्रेस ने बाद में 12 की बजाय 15,000 की घोषणा की, लेकिन पहले चरण का चुनाव निपट गया था। गृह लक्ष्मी योजना 20 सीटों का चुनाव निपट गया था जी। मेरा ख्याल है कि धनतेरस या 13 तारीख को, धनतेरस के दिन भूपेश बघेल जी ने घोषणा की कि हम लक्ष्मी पूजा के दिन गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे और 15,000 महिलाओं को देंगे जी, विवाहित महिलाओं को देंगे। तो अब इसका असर कितना मैदान पे हुआ है? सिर्फ 70 सीटों पे पड़ेगा वो, अगर पड़ेगा भी तो कितना हुआ है जी, है ना? क्योंकि बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ इस योजना को मतलब घोषणा पत्र घोषित होते हुए फॉर्म आ गया, फॉर्म बढ़ गया, फॉर्म भर के वापस भी आ गया, तब कांग्रेस को समझ में आया कि ये योजना नीचे असर कर रही है। तो तत्काल उसको ज़्यादा डेंट ना हो, इसलिए भूपेश बघेल जी को 15,000 की नई घोषणा। ये बात सही है कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे महतारी वंदन से काफी घबरा गए थे, भूपेश बघेल जी को बोलना पड़ा, के पास गए, भूपेश बघेल जी को योजना लानी पड़ी। भूपेश बघेल जी देखिए, भूपेश बघेल ग्रास रूट के, उनको पब्लिक का नब्ज समझ है उनको, भूपेश बघेल जी को, और कांग्रेस को लगा तभी तो 15,000 की घोषणा तुरंत, है ना जी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें लेट कर गई। अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या स्थिति बनेगी। बहुत सारी छोटे छोटे इश्यूज थे, पीएससी के घोटाले को लेकर के जिस तरीके के युवा नाराज हैं, तो उसका नुकसान भी कहीं न कहीं कांग्रेस को
होता दिख रहा है। और बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है यशवंत, वो इतना आक्रामक रहा जी पूरे इलेक्शन में, करप्शन को लेकर के, खास करके शराब, जितने स्कैम हुए हैं, और इसको ईडी की सक्रियता बराबर बनी रही। अब ईडी की सक्रियता को पब्लिक छत्तीसगढ़ की किस मूड पे ले रही है, ये भी महत्वपूर्ण है यशवंत। बदले की भावना या फिर रियल कार्रवाई? मतलब मैं तो 2-3-4 लोगों से, अच्छे लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उसमें ऐसे लोग भी थे जो ये बोल रहे थे, यार तो भूपेश बघेल को परेशान करने के लिए हो रहा है। अगर पब्लिक ऐसा सोच रही है कि सरकार को परेशान करने के लिए, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी सक्रिय है या करप्शन का आरोप लग रहा है, तो फिर तो बीजेपी के लिए तकलीफ हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या पर्याप्त है जो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में करप्शन की स्थिति बड़ी हो चुकी है, खास करके महादेव को लेकर के। सट्टे को लेकर के भिलाई और दुर्ग जिले में काफी वातावरण खराब हुआ यशवंत। इसका इम्पैक्ट, इसका असर हुआ होगा, असर देखने को भी मिलेगा। शराब घोटाला है, शराब घोटाला आम सीधे पब्लिक से जुड़ा हुआ था, तो इसकी चर्चा भी गांव-गांव में होती रही है। कांग्रेस 5 साल अपनी उपलब्धियों को लेकर के जो काम की, किसानों के लिए की, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो काम हुआ, उसको लेकर के पब्लिक के बीच गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी करप्शन के साथ अपने घोषणा पत्र को लेकर के गई। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश सिर्फ ये थी कि 2018 में जिस तरीके से उसका कैडर टूटा, समाज बिखरा, वो समाज उससे वापस आ जाए। इस बार दिखा है वो, और वो चीज़ देखने में मिली। संगठन स्तर पे जो बदलाव बीजेपी ने किया, उसका असर भी समाज में दिखा। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है जी। और तो आप एकदम पहले तो थ्योरी वाला पॉइंट पे बता दो कि संभागवार क्या और उसका मेरे एक मित्र है यशवंत, तुम जानते भी हो उसको जी। सचिन अग्रहरी, राजनांदगांव के ब्यूरो प्रेस क्लब राजनांदगांव के अध्यक्ष हैं जी। इस बार उन्होंने पूरा रणभूमि संभाला है और हरिभूमि पेज का पूरा पॉलिटिकल बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी और बहुत हम लोग से मेहनत भी कराया उसने जी। मेरा निक्कर फ्रेंड है, समझ लीजिए, बचपन के दोस्त हैं हम लोग जी। तो उससे ज़्यादा एक तो बोलते नहीं है वो, पर लेकिन उनसे जो बात मेरे को समझ में आई, तो भाजपा का प्रदर्शन इस बार बस्तर और सरगुजा संभाग में अच्छा होना जा रहा है और बिलासपुर और रायपुर संभाग में कांग्रेस ठीक ठाक पोजीशन में दिखेगी, ऐसा उनका कहना था, है ना। दुर्ग संभाग में भाजपा और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर कड़ी टक्कर की स्थिति है और सचिन का तो अनुमान है कि 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहाँ हार जीत का आंकड़ा 5000 से भी कम हो सकता है। लास्ट टाइम ऐसी सीटें 16 थी, 16 सीटें थी, 5000 से कम का हार जीत अंतर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम से खिसक गई थी, इसलिए हार जीत का कोई मायने वहां पर जी दिखा नहीं यशवंत। तो मैं अब सीटों पे आ जाऊं यशवंत जी। अपने छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। मतलब बीजेपी को अगर बात करें तो बस्तर और सरगुजा में क्या था यशवंत, 2018 में बस्तर और सरगुजा में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। सरगुजा की तो 14 की 14 सीट जी कांग्रेस ले आई कांग्रेस जीत गई थी जी। बस्तर में 1 सीट केवल भाजपा जीती थी। बाद में वो भी उपचुनाव हुआ वहाँ दंतेवाड़ा में जी, नक्सली घटना में। भीमा मंडावी नाम था क्या उनको? हाँ, भीमा मंडावी जी, वो एक्सपायर हो गए थे जी। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ वहाँ देवती कर्मा कांग्रेस से जीत गई थी। तो पूरी 12 की 12 सीट बस्तर की भी कांग्रेस के पास थी। तो कुल मिलाकर के पूरा कांग्रेस में था सरगुजा और बस्तर। हाँ, लेकिन इस बार वहाँ चीज़ें बदली हैं और जिसका असर आपको सीटों में भी नजर आएगा, दिखेगा जी। एक तो प्रत्याशी चयन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी सतर्क रही और 1 महीने पहले ही अपने उम्मीदवार मैदान में सितंबर में ही उतार दिए थे, आचार संहिता लगने के पहले भी जी। तो जिस रणनीति के तहत भाजपा चुनाव लड़ी है जी, तो कहीं ना कहीं फाइट बहुत कांटे का नजर आ रहा है यशवंत। तो शुरुआत बस्तर से करें, जहां से आप कहें, बस्तर से बोले बस्तर तो से करते, दुर्ग में आखिरी में आएंगे कि बस्तर की 12 सीटों पे क्या रहेगा। बस्तर में 2018 की 12 सीट मैंने आपको बताई थी, 11 कांग्रेस की जीती थी, 1 भाजपा जीती थी, बाई इलेक्शन के बाद 12 की 12 हो गया था जी। और 2023 में जो मतदान हुआ है यशवंत जी, पहले चरण का मतदान था बस्तर का जी। तो इस बार कांग्रेस को बड़ा नुकसान वहाँ होता दिख रहा है बस्तर संभाग में जी। मात्र 4 सीट क्लियर कट कांग्रेस वहाँ जीत रही है जी, और 6 सीट भाजपा को
मिलते दिख रहा है। जी भाजपा वहाँ बढ़त पे है यशवंत, और 2 सीटों पे बहुत कड़ा मुकाबला है। जी, मतलब वो जो अपन कम मार्जिन वाली बात करते हैं, वो 2 सीटें उसमें वहाँ पे बीजेपी भी जीत सकती है या फिर कांग्रेस भी जीत सकती है उन 2 सीटों पे। यशवंत में बस्तर के बाद आपको बता दूं कि बस्तर में जो कांटे की लड़ाई दिख रही है, भाजपा एज पे दिख रही है। जी कांग्रेस अगर अपने मंत्रियों की टिकट काटने की हिम्मत जुटा लेती है यशवंत, तो परिस्थितियां कुछ और अलग हो जाती। जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 3-4 मंत्री हार ही रहे, मतलब 6 मंत्री बताए थे। 5-6 मंत्री की बहुत बुरी स्थिति है। जनता उनको पसंद ही नहीं कर रही है। कांग्रेस ने पता नहीं किस रणनीति के तहत तो उन लोगों को टिकट दी है, लेकिन मंत्रियों की बड़ी बुरी स्थिति है यशवंत जी। तो बस्तर में भी स्थिति खराब दिख रही है। वहाँ 2 मंत्री है, मोहन मरकाम साहब और लखमा जी, कवासी लखमा जी। जी। तो कवासी लखमा, मेरे को लगता है कल अपन जब सीटों पे बात करेंगे जी, तो सीट पे आएंगे, लेकिन डिस्कशन करेंगे। कहीं ना कहीं वो दोनों सीटें मंत्रियों की है, ऐसा मुझे लगता है। जी, बिलासपुर संभाग पे, बिलासपुर संभाग में 24 सीटें थी यशवंत जी, 18 में 12 सीट कांग्रेस जीती थी। जी, यहाँ पर जोगी जी का बड़ा असर था यशवंत। जोगी जी और भाजपा मिलकर के 5 सीट जीत गए थे जी, और 7 सीट भाजपा जीती थी। जी, जोगी जी की नहीं रहने का असर जो है उनकी पार्टी को मिला है। हालांकि अमित जोगी बहुत सारे जगह जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में, मिसेस जोगी खुद रेणु जोगी कोटा से लड़ रही हैं, और अकलतरा से उनकी पत्नी, अमित की पत्नी जो है रीचा जोगी चुनाव लड़ रही हैं। भिलाई की बेटी भी है वो, भिलाई की बेटी भी हैं जी। अब रिजल्ट क्या आगे मैं नहीं अभी बता सकता, लेकिन 2-3-4 सीटों पे जोगी जी का वहाँ प्रभाव रहा है। मारवाही भी एक उसमें आती है जी। तो जोगी जी के बिना ये चुनाव अमित ने लड़ा है, तो अब कितना प्रभाव डालते हैं वो देखने वाली बात और बसपा का क्या प्रभाव रहता है। क्योंकि मायावती हर चुनाव में छत्तीसगढ़ एक न एक बार आती थी। मायावती का भी झुकाव छत्तीसगढ़ के प्रति नहीं था, लेकिन बसपा भी कुछ सीटों पे वहाँ चुनाव लड़ी है। और पता नहीं वो सीट बसपा की ही रहती है, वो जयपुर पामगढ़ वाली जो आसपास की इलाके, वो उन सीटों पे बसपा का प्रभाव है यशवंत। लोग जांजगीर काशीराम जी, समझ नहीं आते। जांजगीर लोकसभा जो था यशवंत एक दौर में, जांजगीर और बिलासपुर काशीराम जी की फेवरेट जगह हुआ करती थी। अच्छा। काशीराम जी छत्तीसगढ़ आते थे तो जांजगीर और बिलासपुर संभाग विशेष कर जाते थे। अच्छा, इसीलिए वो जलवा आज भी कायम है उनका। वो जलवा आज भी कायम है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद नेताम जब बसपा में शामिल हुए थे तो कांकेर के साथ तो वो जांजगीर लोकसभा भी चुनाव लड़ने गए थे। अच्छा, ये बात 96-98 की। अरविंद नेताम साहब, अरविंद नेताम जो हमारी पार्टी है ना, तो ये स्थिति कुल मिलाकर के है अभी। तो 2023 में जो चुनाव हुए हैं जी, भाजपा वहाँ अच्छा प्रदर्शन 3 सीट ज्यादा लेके आ रही है, करते दिख रही है। जो आकलन है 10 सीटें भाजपा के पास जाएगी ऐसा दिखता है अनुमान के मुताबिक जी, और 8 सीटों पे कांग्रेस क्लियर कट जीत रही है। 5 सीटों पे बेहद क्लोज फाइट है, जिसमें 1 सीट पे बसपा जीतती हुई नजर आ रही है। मतलब मुकाबले में है और ठीक ठाक पोजीशन पे। ये सीन बिलासपुर संभाग का है ये जी। 10 सीटें बीजेपी को, 8 सीट कांग्रेस को और 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है और 1 सीट बसपा को जाती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पे भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है कुल मिलाकर। सरगुजा संभाग, सरगुजा में आपको बता दूं टीएस बाबा का प्रभाव था यशवंत वहाँ। लोगों तक ये संदेश था कि बाबा साहब इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 2018 जो है सरगुजा संभाग पूरी तरह कांग्रेस में हो गया था, धनाधन कांग्रेस को दे दी लेकिन परिस्थितियां बदली, बाबा को मौका नहीं मिला जी। भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच मतभेद की चर्चा पूरे 5 साल होती रही जी। 2.5 साल के फार्मूले पर भी विवाद हुआ जी। तो इन सब का असर कहीं ना कहीं सरगुजा की राजनीति में पड़ता दिख रहा है। टीएस बाबा ने खुद कहा है कि संयोग बार बार नहीं होता है। तो 14 की 14 सीट कांग्रेस जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेहद मजबूती से चुनाव लड़ी है। टीएस बाबा अंबिकापुर सीट पे लड़े हैं जी। और टीएस बाबा का व्यापक प्रभाव भी सरगुजा में है जी। अब बाबा के प्रति क्या परिस्थितियां हैं वहाँ पर ये 3 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं जी। वो भारतीय जनता पार्टी को राहत देने वाले हैं और शुभ संदेश देने वाले भी के साथ दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 6 सीट क्लियर सीट जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीटों पे बढ़त दिख रही है जी। लेकिन 5 सीटों पे एकदम क्लोज फाइट है। यहाँ भी मंत्री वाली सीट है, ये सब क्लोज फाइट। भगत जी वहाँ पे
सीतापुर की सीट है। जी, तो इस 5 सीटों पे एकदम क्लोज फाइट है यशवंत। हो सकता है यहाँ कांग्रेस निर्णय भी जीत जाए। कुछ भी हो सकता है निर्णय। कांग्रेस भी, बीजेपी भी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नहीं थी, 6 जीत रही है क्लियर कट। तो और बड़ा क्लोज फाइट में 2-3 आ जाएगी तो भाजपा अच्छी पोजीशन पे जी। सरगुजा आ जाएगी। तो सचिन जी ने जो कहा है कि बस्तर और सरगुजा यहाँ दोनों से और सत्ता की जो चाबी है वो इस बार दोनों जगह से आने वाली है। बीजेपी एक क्लियर फायदे में है जी, बस्तर में फायदे में, और भाजपा को एज है यशवंत काफी सरगुजा में। जी जी, रायपुर संभाग की सीटें आ जाते हैं। 18 में यहाँ पे भी ठीक ठाक पोजीशन में थी कांग्रेस। रायपुर संभाग में अच्छा की थी 2018 में जी। लगभग 14 सीट जीती थी जी, 20 में से 5 सीट भाजपा के पास थी, 1 सीट बलौदाबाजार प्रमोद शर्मा जी जोगी कांग्रेस जीती थी। इस बार रायपुर संभाग की सभी सीटों पे बहुत तगड़ा मुकाबला है यशवंत। और अभी भी कांग्रेस बेहतर करती दिख रही है जी। कांग्रेस को लगभग 9 सीटें क्लियर कट 9 जीत रही हैं ऐसा जी जो अनुमान और जो लोगों से बातचीत के आधार पे जी जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें 9 सीट कांग्रेस जीत रही है। 4 सीटों पे भाजपा क्लियर कट है जी। और 7 सीटें क्लोज फाइट 7 सीट बहुत करीबी मुकाबले की सीटें हैं। यहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में भी चले जाए, कांग्रेस के भी पक्ष में आ 7 कांग्रेस ही जीत जाए तो ये स्थिति जी। और हार जीत का अंतर यहाँ बहुत कम रहेगा। जी जी। चलो अब आते हैं दुर्ग संभाग की सीटें, जहाँ से पूरा प्रदेश जो है पावरफुल रहता है। एक तरह से कहा जाए दुर्ग संभाग से ही प्रदेश का माहौल बदलता है। दुर्ग संभाग से मुख्यमंत्री हैं, 3-3 4-4 कैबिनेट मंत्री भी यहीं से थे यशवंत जी। अनिला भेड़िया, रविंद्र चौबे जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, गुरु रुद्र कुमार, 4-5 मंत्री हैं, है ना, सारे लोग यहीं थे। मोतीलाल वोरा जी का गृह जिला था जी। तो काफी महत्वपूर्ण संभाग है जी। और भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता यहाँ पर हैं। सरोज पांडे राष्ट्रीय नेत्री हैं, यहाँ से हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे जी। भारतीय जनता पार्टी के बेहद कद्दावर नेता हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ये संभाग बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले समय दुर्ग संभाग की 20 सीटों में से 17 सीट कांग्रेस जीती थी जी। और 1 सीट खैरागढ़ युवराज देवव्रत सिंह जोगी कांग्रेस से जीते थे जी। और वैशाली नगर और राजनांदगांव ये 2 सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी जी जीती थी यशवंत जी। और इस बार सीन थोड़ा बदला हुआ है, परिस्थितियां बदली हैं। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संभाग में अच्छा करती दिख रही है जी। 20 में से 10 सीटें क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी दुर्ग संभाग में जीत रही है। 4 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस एकदम क्लियर कट है और 6 सीटों पे क्लोज फाइट का नज़ारा है जी। ये दुर्ग संभाग की स्थिति है यशवंत जी। ये 10 बीजेपी की जो सीटें हैं, ये दुर्ग जिले वाली सीट है कि राजनांदगांव जिले की सीट है? कुछ भी हो सकता है यशवंत, कल हम बैठेंगे तब बैठेंगे जी, तब उस पर तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये बात सही है कि दुर्ग संभाग की अधिकांश सीटों जो है, अधिकांश सीटों में पेच फंसा हुआ है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जी। यशवंत देखिए, तो कुल आंकड़ा हम बात कर दें 2018 में जो सीन था उसमें जोगी कांग्रेस भी थी, बसपा भी थी जी। अभी भी चीजें हैं, जोगी कांग्रेस अभी भी लड़ रही है, बसपा अभी भी लड़ रही है जी। अभी आप पार्टी लड़ रही है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जो मैदान में है, हमर राज पार्टी आदिवासी की जो मतलब अरविंद नेताम जी जो पार्टी बनाए हैं वो है। तो अभी ये कहना मुश्किल बहुत कठिन है यशवंत कि इन पार्टियों को कितना वोट मिल रहा है, कितना चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। प्रभावित तो क्योंकि अजीत जोगी का बड़ा नाम था, 14% मत जो है टोटल पोल का 14% वोट पहली बार में पा जाना, ये अजीत जोगी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व ही कर सकता है जी। अभी वैसा सीन कोई नजर मुझे अभी पूरे चुनाव में तो आया नहीं जी। आप समीकरण बिगाड़े होंगे सबने। समीकरण मतलब बस्तर में मेरी चर्चा हो रही थी मेरे मित्रों से, यशवंत नाम है, यशवंत कुमार वो यादव हैं, दंतेवाड़ा में काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। तो अरविंद नेताम की पार्टी जो है हर विधानसभा में 4 से 5 हज़ार वोट ले जा रही है, ऐसा उनका कहना था। बस्तर में आप भी मैदान में हैं जी, आपको भी 4-5 हज़ार हर विधानसभा में मिलने का अनुमान है। कम्युनिस्ट
जो लड़ रही है, सीपीआई जो लड़ रही है, उनके समर्थित पार्टी जो उनके जो लोग लड़ रहे हैं, गुड़वाना पार्टी है, तो ये छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े वोट कट रहे हैं वो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं। ये अभी बता पाना बहुत कठिन हो गया है जी। योगी जी फ्रेम बना के लड़ रहे थे, बड़े उस पर लड़ रहे थे, तो लग रहा था कि ये अगर ज्यादा वोट पाएंगे तो भाजपा को भी नुकसान करेंगे, कांग्रेस को भी नुकसान करेंगे, और योगी जी के कारण ही भाजपा की इतनी दुर्गति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना ही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही हैं उनको कितने वोट परसेंट मिलते हैं जी। कुछ जगह बगावत की स्थिति भी है, कई जगह बागी गेम बिगाड़े ना, तो बागी इस बार बहुत चर्चा में नहीं रहे यशवंत, लेकिन 2-4 सीट ही है। हाँ, लेकिन बागी कितने बिगाड़ेंगे 90 में जी। बागियों की क्या स्थिति रहेगी, क्षेत्रीय दल कितने वोट पाएंगे जी। ये सब भी एक कैलकुलेशन में जब शामिल होगा, जब 3 तारीख को मशीनें खुलेंगी जी, तब क्लियर कट समझ में आएगा कि सीन क्या बन रहा है। बट एक फाइनल फिगर आप बता दीजिए। जी, फाइनल फिगर मैं बता दूं 2023 के हिसाब से ऐसा हो सकता है। ये हमारा जो है एग्जिट पोल हो सकता है, क्योंकि ये अनुमान है, परिणाम नहीं है। अनुमान है, परिणाम नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। परिणाम 3 तारीख को ही आना है। भाजपा को जो है अभी तक जो है क्लियर कट जो है 36 सीटें बीजेपी जीतते हुए नजर आ रही है, और कांग्रेस जो है 28 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। क्लोज फाइट वाली जो सीट है 90 में से 25 सीट ऐसी है, संख्या 25 है जी। उस क्लोज फाइट का आशा है 1000 से 5000 के बीच हार जीत का निर्णय होगा जी। वो कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है जी, और निर्दलीय भी हो सकते हैं, बसपा भी हो सकती है। तो इसलिए दिमाग क्लियर रखें, बहुत करीब का मुकाबला है जी, एकदम कांटे की टक्कर है जी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ, बहुमत मिलेगी किसी एक पार्टी को, उसका बहुमत का आंकड़ा 48 से 52 हो सकता है। 46 है छत्तीसगढ़ में, जादवी आंकड़ा बहुमत का 46 है, और लेकिन कोई एक पार्टी अगर जीतेगी तो 48 से 52 के बीच, 48 से 52 के बीच होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। कल हम फिर आपके पास आएंगे एक सीटों के बाद, सीट पे, तब चीजें बड़ी साफ और स्पष्ट हो जाएंगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके इलाके की कौन सी सीट है जहां से आपका प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी ये लगे कि उनकी जिस स्थान पे बैठ के सुन रहे हैं उस स्थान पे कौन जीत रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। कल कोशिश करेंगे कि उनके राय को भी हम शामिल करेंगे। अब लगातार हम करते भी हैं, और जो चुनावी हमने जो एग्जिट पोल निकाला है वो आपके समीकरण, वो कमेंट को देखने के बाद ही हमने ये सब तय किया है। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लगातार अलग अलग जगहों पर चुनावी यात्रा किए, दुर्ग संभाग की सीटें, रायपुर की सीटें, बस्तर घूम के आए, इसके अलावा बिलासपुर की जगह कई जगह पे गए थे। तो इन तमाम एनालिसिस करने के बाद ये एग्जिट पोल तैयार हुआ है। अब नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है ये मैं नहीं जानता ये, लेकिन भिलाई टाइम्स का एग्जिट पोल है कि जो आंकड़ा हमने बताया है, और हमने कोशिश किया है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको शांत कर सके कि, और मुझे उम्मीद है कि 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हम परिणाम के आसपास रहेंगे, इसी इर्द गिर्द रहेंगे। बाकी अंतर्यामी नहीं है जी, हमको कोई जादू टोना नहीं आता है जी। हम अपने अनुमानों, अनुभव, हमारे मित्रों, हमारे शुभचिंतकों, हमारे दर्शकों, हमारे पाठकों से राय शुमारी करने के बाद ये मजबूत आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये अनुमान है, परिणाम नहीं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ जी। तो बाकी डिटेल के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, केसरिया फैशन और सहेली ज्वेलर्स, जहां से आप चाहे तो बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर है, अगर आप दूल्हे साहब जाते हैं, मेरे जैसे कुर्ता और कोटी पहनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वहाँ जाइए। भिलाई टाइम्स के सब्सक्राइबर को विशेष छूट मिलेगा। वैसे ही सहेली ज्वेलर्स में आप जाके आभूषण खरीद सकते हैं। सहेली ज्वेलर्स नाम काफ़ी है, गांधी चौक, सिविक सेंटर और रिसाली सेक्टर मार्केट, तो यहाँ जाके आप खरीद सकते हैं। बाकी डिटेल आपको आगे अपडेट मिलेंगे। कल हम फिर से बैठेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना, 3 दिसंबर को परिणाम जब आएंगे सुबह 8 बजे से लेकर भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर और भिलाई टाइम्स के फेसबुक पर आप लाइव स्ट्रीम देख सकेंगे। पल पल का अपडेट बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कौन आगे चल रहा है, रुझानों में कौन आगे है, किसे कितने वोट मिले हैं, वो आपको भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आपको लाइव सुबह 8 बजे से मिलेंगे। तुम्हारी टीम रहेगी, मैं रहूँगा, आलोक जी भी रहेंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट भी आते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार। जय जोहार।